Hello everyone and welcome to Mathematics School U. This is course snippet series where you will find a small video clip from our final revision program for JEE Advanced that we have launched on our app. Name of the app is Mathematics School U. After watching the video, if you like it, then do not forget to hit the like button because that gives us the motivation to bring or publish more quality content on the channel. So let's begin. So let's read the question. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसे मैं आपको दो तरीके से हैंडल करना सिखाऊंगी। एक हम लोग बायनॉमिनल की हेल्प लेंगे, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3C3 11C4, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन आ गया। ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट या फिर कहिए बायनॉमिनल कोफिशिएंट, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू बायनॉमिनल कोफिशिएंट्स है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जनरली मैंने आपको क्या कहा है कि हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप पे जाते हैं, दो एक्सपेंशंस कंसिडर करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं और फिर दोनों साइड कुछ इंडेक्स ऑफ एक्स को कंपेयर किया जाता है सो दैट यू कैन गेट द आंसर, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। क्योंकि ये जनरल अप्रोच है तो एक मेथड तो हमारा वही होगा। द ओनली थिंग इज हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन दो एक्सपेंशंस को लिखना होगा, अब ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए लेट मी टेल यू। सबसे पहले ना मैं एक जनरल एक्सपेंशन आपको बताती हूँ, 1 - x होल पावर -n का, ठीक है। 1 - x होल रेज़ टू द पावर -n जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं तो क्या आता है? ये आता है 1 + nx प्लस n इंटू n प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन, राइट? ये होता है ना एक्सपेंशन। इसे मैं कैसे लिखने जा रही हूँ? इसे मैं सिग्मा नोटेशन में लिखूंगी। और सिग्मा नोटेशन में जो हम लिखते हैं, जो हमें पता ही है, हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? इसे लिखा जाएगा सिग्मा n प्लस r-1 CR x पावर r, जहां r की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और जाती है इन्फिनिटी तक, राइट? r को हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो ये 1 - x होल पावर -n का एक्सपेंशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस एक्सपेंशन, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाली हूँ। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इस फर्स्ट मेथड से हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप नोटिस करो कि आपको क्या चाहिए। क्वेश्चन में चाहिए मुझे एक एक्सपेंशन, तो 3C3 4C3 5C3 10C3 का। यानी एक बार मैं इसे वापस से लिखूं जरा, क्योंकि आपके पास जो सबस्क्रिप्ट है ना, इट इज अ कांस्टेंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे ये वाला एक्सपेंशन कैसे यूज होगा। तो आप देख सकते हो कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, राइट ना? तो हमने इसे लिख लिया n-1, यानी ये कांस्टेंट हो गया, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यस 3C3 4C3 5C3 10C3 करके मेरे पास यहाँ पे टर्म आ रही है। एंड सिमिलरली द अदर वन इज 11C4 10C4 9C4 एंड सो ऑन। ये जो 3 था ना, इसने मुझे हिंट दे दिया कि मुझे n को क्या लेना चाहिए, राइट? यू वांट दिस टू बी इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हुआ कि एक n हम लोग लेंगे 4, और सिमिलरली ये 11C4 10C4 9C4 4C4 को देखकर हिंट मिल गया कि अदर वैल्यू ऑफ n दैट आई शुड टेक इज इक्वल्स टू 5। यानी किन दो एक्सपेंशंस को अब आपको यहाँ पर लिखना होगा। आप नोटिस करोगे सुपरस्क्रिप्ट्स बढ़ रहे थे, सबस्क्रिप्ट्स कांस्टेंट चल रहे थे, इसीलिए हमने इस टेक्निक को यूज किया है। तो आप इसे हैशटैग मार्क करके रखिए, क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए ये आपकी हेल्प करेगा। तो मैंने क्या कहा, किन दो एक्सपेंशंस को हम लेंगे? एक में n की वैल्यू 4 ली जाएगी और एक में n की वैल्यू ली जाएगी 5, राइट? अब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स है वो इसके एक्सपेंशन में मिलते रहेंगे। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करती हूँ इसका एक्सपेंशन लिखना, तो सबसे पहले आप देखोगे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट टर्म व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, तो n-1 n-1 यानी 3C3 आएगा x पावर 0। फिर एक एक करके ये बढ़ता जाएगा, 3 की जगह अब ये बन जाएगा 4C3 5C3, तो 5C3 भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ जस्ट अ मोमेंट, हमने x तो लिखा ही नहीं, तो एक मिनट। 4C3 के साथ क्या आएगा? x पावर 1, देन वी विल गेट 5C3 x का स्क्वायर एंड सो ऑन। बीच में एक टर्म हमारे पास आएगी क्योंकि हमें 10C3 तक जाना है ना, तो वो आएगा 10C3। अब देखो x का इंडेक्स यहाँ पे क्या आने वाला है? 4 तो ये 1 था, 5 तो ये 2 था, अगर ये 10 तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 7। Along with that, now we are going to write down the expansion of second one. इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म 5 - 1 से स्टार्ट होगी, यानी 4C4। फिर एक एक करके आप इसे बढ़ाते रहिए, 4C4 x पावर 1, देन वी विल हैव 6C4 x पावर 2। और ऐसा करते करते हमें कहाँ तक जाना है? तो क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां तक की टर्म तो हम डेफिनेटली लिखेंगे। 11C4 तक हमें जाना होगा। तो 11C4 का मतलब ऐसे करके आप लिखिए, सीरीज अप टू इन्फिनिटी चलेगी, बट मैं लास्ट टर्म जो अपनी तरफ से लिख रही हूँ वो होगा 11C4, और x का इंडेक्स अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7,
ठीक है, ये x का इंडेक्स मुझे मिल जाएगा एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। द सीरीज डजंट टर्मिनेट। जब इंडेक्स नेगेटिव होता है तो सीरीज टर्मिनेट नहीं होती है ना, तो इसलिए अप टू इंफिनिटी टर्म्स चलती चली जा रही हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप कंपेयर करना शुरू करोगे कोफिशिएंट्स बोथ द साइड। बट द क्वेश्चन इज किसका कोफिशिएंट कंपेयर करना है, तो वो भी हमें क्वेश्चन से मिलता है। हमें पता है कि हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 3c3 11c4, देन वी आल्सो नीड द प्रोडक्ट ऑफ 10c3 4c4। यानी कि आप ये नोटिस कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए उसमें x पावर 7 का कोफिशिएंट निकालने पर मुझे रिक्वायर्ड कोफिशिएंट मिल रहा है। यानी दोनों साइड आपको सिर्फ x पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना होगा एंड द आंसर विल बी रेडी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा हम क्या करेंगे अब। तो नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास आ जाएगा 1 - x होल पावर -9, राइट हैंड साइड द सेम टू एक्सपेंशन। बट नाउ टू गेट द आंसर व्हाट वी हैव टू डू, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि नाउ कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 बोथ साइड्स। आपको दोनों साइड्स x पावर 7 का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। तो ठीक है, x पावर 7 का कोएफिशिएंट कंपेयर करने पर ऑब्वियसली राइट हैंड साइड तो मुझे वही मिलेगा जो क्वेश्चन था, यानी मैं उसे लिख लेती हूँ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था वो मिल रहा है राइट हैंड साइड एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, नाउ फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन दिस वन। कैसे फाइंड करेंगे, इट विल बी n + r - 1c r। आपको r कितना चाहिए, 7 चाहिए। n कितना दिया, n is equals to 9, so just put the value 9 + 7 - 1c 7। कितना आंसर आ रहा है, this is 15c7। जैसे आप 15c8 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द आंसर इज ऑफ द फॉर्म x c y where y is odd natural number, राइट। हमें कहा गया है y is odd natural number, तो ठीक है, हम y की ऑड नेचुरल नंबर वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ जो हमने आंसर निकाला है अकॉर्डिंग टू दैट ऑड नेचुरल नंबर विल बी 7। बट लेट मी टेल यू कि जब x c y करके क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो नॉर्मली इस तरह से अवॉइड ही किया जाता है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करिए। क्यों, क्योंकि x c y जो भी वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रही है उसे लिखने के लिए हमारे पास और भी तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी 15c7 की वैल्यू कुछ अल्फा आती है, तो मैं इसे अल्फा c1 भी तो लिख सकती हूँ, राइट। सो यहाँ पे भी एक ऑड नेचुरल नंबर मुझे मिल रहा है, यानी x एंड y जो वैल्यूज लेंगे वो यूनिक नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन ठीक है, मैंने एक एज इट इज पिकअप कर लिया है, बट द वे दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन शुड बी चेंज्ड। कि आपके पास ये जो x c y है उसमें y ऑड नेचुरल नंबर के साथ मेरे पास एक से ज्यादा आंसर्स आना पॉसिबल है। तो आप किस चीज पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, इंस्टेड ऑफ कि x एंड y क्या आ रहा है, यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। कि 15c7 मेरा आंसर है, 15c8 नहीं है। 15c8 या 15c7 इज द आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, अब देखते हैं मैथड 2। अब इसी क्वेश्चन का मैथड 2 देखेंगे। मैथड 2 में जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं यूज करूंगी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। अभी कैसे यूज करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए मैं एक बार क्वेश्चन वापस आपके लिए लिखती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि मुझे वैल्यू निकालनी है 3c3 11c4, आफ्टर दैट वी हैड 4c3 10c4, फिर हमारे पास ये फिर बढ़ा 5c3 10 रिड्यूस होकर 9c4 बन गया एंड यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग इट टिल 10c3 एंड 4c4। ठीक है, अब आप पूरा क्वेश्चन देखो, दिस इज द क्वेश्चन, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं कुछ बुक्स अज्यूम करूंगी, यहाँ पे बुक्स है या आर्टिकल्स है, और यू कैन से द नंबर्स। ठीक है, सेट ले लेते हैं एक नंबर्स का। तो मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और सेट में मैंने ले लिए 15 नंबर्स। ठीक है, 15 नंबर्स का एक सेट ले लिया मैंने। और अगले स्टेप में अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं लिखूंगी टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ 8 नंबर्स आउट ऑफ दीज 15। अगर मेरा सीधा क्वेश्चन ये हो कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 8 नंबर्स आउट ऑफ दीज 15 नंबर्स, definitely what you are going to say is 15c8. That is going to be your answer, correct? So 15c8 is the answer that we will be getting. But how you are going to connect it with the question that they have given? इससे कैसे कनेक्ट हुआ है, तो अब वो भी ध्यान से सुनो। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, 8 बुक सिलेक्ट कर रहे हो, 8 नंबर सिलेक्ट कर रहे हो। अब देखो, कोई भी 8 नंबर्स आप सिलेक्ट करो, एनी 8 यू आर सिलेक्टिंग। ठीक है, कोई भी 8 नंबर्स आप सिलेक्ट करिए, वेदर वो कॉन्सेक्यूटिव हैं या फिर वो नॉन कॉन्सेक्यूटिव है। जब आपने 8 नंबर्स का सिलेक्शन किया तो उस 8 में जो फोर्थ नंबर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर इन द सेंस कि जब आप 8 नंबर सिलेक्ट कर रहे हो तो एक बार उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रख लो। ठीक है,
आपने उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर आप देखोगे कि स्टार्टिंग से जो फोर्थ नंबर है, दैट फोर्थ नंबर इज आइदर गोइंग टू बी 4, या तो वो 4 होगा, या फिर वो 5 होगा, या फिर वो 6 होगा, या 7, या 8, 9, 10 या 11। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। आप एनी सेट ऑफ 8 नंबर्स लो ना, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मैंने कहा मैं 3, 1 2 3, मैं 4 लेती ही नहीं हूँ, 1 2 3 भी नहीं लिया मैंने। 3 की जगह हम ले लेते हैं चलो 7, 8 एंड देन 13, 14 एंड 15। लेट्स सी क्या हमने 8 नंबर्स ले लिए, एक 12 भी ले लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो 12 इधर आ जाएगा। बट जब अरेंज किया तो आपने देखा कि जो फोर्थ नंबर मुझे मिल रहा है ना, दैट इज 8, राइट? जो फोर्थ नंबर मुझे यहाँ पे मिला इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, दैट इज 8। इज इट पॉसिबल टू हैव द फोर्थ नंबर लेस देन 4? नो। इज इट पॉसिबल टू हैव द फोर्थ नंबर इन सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ग्रेटर देन 11? ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा चलो फोर्थ नंबर जो है वो 12 होगा, और उसके बाद क्योंकि नंबर्स आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट 4 नंबर्स, 13, 14, 15। नाउ आई डोंट हैव एनी अदर नंबर, यानी आई नीड वन मोर नंबर विच शुड बी ग्रेटर देन 12, बट ये तो हमारे पास है नहीं, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 15 नंबर्स, राइट? सो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इसका मतलब 12th को, या फिर इस डिजिट 12 को as a fourth number लेना is impossible. It is not possible to have the fourth number in the arrangement of 8 numbers जब आप increasing order में arrange कर रहे हैं as more than 11, ठीक है? more than 11 नहीं ले सकते हैं। 12, 13, 14, 15 is not possible। यानी जो चीज मैं कह रही हूँ ना, that is absolutely fine, कि जब आपने 8 नंबर सिलेक्ट किए तो उन 8 नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो भी फोर्थ डिजिट मुझे मिलेगा, दैट इज आइदर गोइंग टू बी 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10 और 11। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, राइट? इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस टेक्निक को यूज करके ये 15C8 आंसर निकालते हैं। 15C8 का मतलब क्या हुआ, मैं कहूंगी सबसे पहले 8 नंबर्स मुझे सिलेक्ट करने। तो मैंने फर्स्ट केस लिया व्हेन द फोर्थ डिजिट इन द सिलेक्शन, फोर्थ डिजिट इन द सिलेक्शन and after arranging them in the increasing order is 4। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फोर्थ डिजिट होनी चाहिए ना, ये 4 होनी चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फोर्थ डिजिट अगर 4 है तो इसका मतलब 4 से छोटे मुझे 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे, और 4 से बड़े मुझे कितने नंबर्स लेने पड़ेंगे? 4 नंबर्स लेने पड़ेंगे। बट आफ्टर 4 हाउ मेनी मोर नंबर्स आर देयर? तो यू कैन से 11 नंबर्स होते हैं, तो 11C4। इतने तरीके से मैं 8 नंबर्स का सिलेक्शन कर रही हूं आउट ऑफ द गिवन सेट, और जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिडिल डिजिट 4 आएगी। दूसरा केस हम क्या कह रहे हैं कि मिडिल डिजिट 5 आ जाए, और मिडिल डिजिट अगर आप यहाँ पे 5 लिखना चाहते हो तो 5 से छोटे 3 नंबर्स लेने होंगे। तो 4 डिजिट्स अवेलेबल, उनमें से कोई भी 3 लो। 5 से बड़े 4 नंबर्स लेने होंगे, 10 डिजिट्स अवेलेबल है, आप कोई भी 4 लो, राइट? सिमिलरली इफ द मिडिल डिजिट इज 6, अगर मिडिल डिजिट आपके पास 6 आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, अगेन 6 से छोटे 3 नंबर्स लेने हैं, 6 से बड़े 4 नंबर्स लेने हैं। तो कीप ऑन राइटिंग टिल यू रीच 11। अभी 11 से छोटे यानी 10 में से 3 नंबर्स लेने हैं, और 11 से बड़े 4 नंबर्स ही हैं, उनमें से मुझे चारों सेलेक्ट करने हैं, राइट? देयर इज नो अदर केस। ये हमने एग्जॉस्टिव केसेस काउंट कर लिए कि कितने तरीके से हम 8 नंबर्स को फ्रॉम द सेट कंटेनिंग 1 to 15 नंबर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने उन्हें सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद आंसर कैसे लिखेंगे? एग्जॉस्टिव केस में जस्ट ऐड देम ऑल टुगेदर। तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट केस 3C3, और साथ में हमने लिखा 11C4, प्लस अगला टर्म हमारे पास क्या था, 4C3। सो यू कैन सी इट इज 4C3, 10C4। कीप राइटिंग टिल यू गेट 10C3, 4C3, राइट? अब आप क्या कहोगे, द होल सम इज इक्वल्स टू हाउ मच? कितना सम आ रहा है? दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 15C8। हम अपने आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते थे। एनी 8 का सिलेक्शन है। अब एनी 8 का सिलेक्शन या तो डायरेक्ट करो या केसेस बना के करो। केसेस का मतलब ये सारे केसेस थे, तो हम अपने आंसर तक पहुंच गए। द आंसर इज 15C8 which can also be represented as 15C7. So in this whole question, the important thing is how we are connecting this question with PNC, है ना? हमने PNC से भी इसे सॉल्व किया, हमने बायनॉमियल सीरीज एक्सपेंशन से भी इसे सॉल्व किया। तो इन केस आपको लगता है कि फर्स्ट मेथड में हम तो सीरीज एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग द बायनॉमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, तो डजंट मैटर, यू कैन गो थ्रू द सेकंड मेथड। आप सेकंड मेथड पर जाइए, उसे ध्यान से ऑब्जर्व करो कि क्या टर्म्स लिखी गई हैं, देखो किस तरह से ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन किया गया है क्वेश्चन का, एंड वी गॉट दिस आंसर, राइट?
So reminding you once again, please like, share and subscribe and propagate the channel. Thanks for watching. Bye-bye.